द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। सीएए के प्रोटेस्ट के दरमियान जिन लोगों को प्रताड़ना दी गई थी, उसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ पर केस दर्ज हुआ है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। स्विट्जरलैंड में यह केस दर्ज हुआ है। योगी आदित्यनाथ पर क्रिमिनल केस फिल्ड अगेंस्ट उत्तर प्रदेश सीएम योगी फॉर किलिंग 22 सीएए प्रोटेस्टर्स एंड टॉर्चरिंग 117, यानी 117 लोगों पर जो प्रताड़ना की गई और 22 लोगों की जो हत्या हुई है, उसके मामले में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ पर। यह देखिए, muslimmirror.com ने बाकायदे ट्वीट किया है। ट्वीट में बाकायदे लिखा हुआ है और नीचे लिंक भी दिया हुआ है। खबर भी पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ दी गई है। खबर भी पढ़ के आपको बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर केस यह दर्ज किया गया है। कुछ वकीलों के संगठन ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह तहरीर दी है, यह केस दर्ज कराया है। देखिए, स्विट्जरलैंड क्रिमिनल केस फिल्ड अगेंस्ट यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ फॉर किलिंग 22 सीए प्रोटेस्टर्स एंड टॉर्चरिंग 117, यानी 17 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है। तो ये जगह है गुरेंसिया 37 चैम्बर्स एज ए स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल एंड ह्यूमन राइट्स लॉयर्स इन ए पब्लिक स्टेटमेंट हैज सेड दैट इट वाज फिल्ड ए क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एट ए कोर्ट इन स्विट्जरलैंड। इसका सीधा मतलब हिंदी रूप में बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक और ये जो ग्रुप है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक और मानवाधिकार का जो ग्रुप है, वकीलों के एक विशेषज्ञ समूह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्विस फेडरल प्रोसिक्यूटर के कार्यालय में एक आपराधिक रिपोर्ट दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक शुरू होने से पहले शिकायत दर्ज की थी। आदित्यनाथ जिन्हें बैठक में भाग लेने की सूचना मिली थी, अंततः नहीं गए। गुवेर्निका 37 चैम्बर्स नामक समूह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच किए गए मानवता खिलाफ अपराधों के लिए उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यह शिकायत दर्ज हुई है। 2019 और 20 के दरमियान सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें 117 लोगों पर जो प्रताड़ना दी गई थी और इसमें 22 लोगों की मौत हुई थी। उस मामले में समूह ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्विस क्रिमिनल कोड के अनुच्छेद 264 में सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत का भी हवाला दिया है। समूह ने योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर भी ध्यान दिया है, यह देखते हुए कि विरोध प्रदर्शनों का दमन मानवता के खिलाफ अपराध हो सकता है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन का आप दमन नहीं कर सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसा किया है, यह इस समूह का मानना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को अपनाने के विरोध को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच झूठे कारावास, यातना और नागरिकों की हत्या का आदेश दिया। यह समूह का मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने इस दरमियान यानी 2019 दिसंबर और जनवरी 2020 के बीच झूठे कारावास, यातना और नागरिकों की हत्या का आदेश दिया। जैसा कि आपराधिक रिपोर्ट में निर्धारित किया गया है, इन कृत्यों को मानवता के खिलाफ अपराध माना जा सकता है, क्योंकि उन पर नागरिकों, ज्यादातर देश में मुस्लिम आबादी के खिलाफ व्यापक या व्यवस्थित हमले के हिस्से के रूप में कथित रूप से प्रतिबद्ध होने का आरोप लगाया गया है। अब समझिए कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो ये कार्रवाई की गई थी, ये सही नहीं है, इसको भी खिलाफ बताया। समूह ने कहा कि उसके पास ये मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित यूपी राज्य सरकार के वरिष्ठ सदस्य यूपी पुलिस को अपने आदेश के तहत आदेश देने के लिए जिम्मेदार हैं और आदित्यनाथ के भाषणों को अलग करते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ के जो भाषण थे उनको अलग करके और जो आदेश पुलिस वालों को दिया गया, जिस हिसाब से पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे थे, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। पुलिस हिंसा में वृद्धि में मुख्यमंत्री की भूमिका विशेष रूप से 19 दिसंबर 2019 को दिए गए एक भाषण में स्पष्ट है, जिसमें पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बदला लेने का आह्वान किया गया था। यानी योगी आदित्यनाथ के एक भाषण का जिक्र किया गया था कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था बदला लेना है, बदला लेने का एक जो है वो दिखा था। उसमें एक भारतीय राज्य अधिकारी होने के बावजूद मुख्यमंत्री को इन अपराधों के लिए राजनयिक छूट प्राप्त नहीं है। वकीलों ने यह भी ध्यान दिया कि दिसंबर 2019 में नागरिकता अधिनियम को अपनाने के बाद जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के एक व्यापक पैटर्न का प्रतीक है, देश भर में मुस्लिम समुदाय के कई सदस्य शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। कानून, हालांकि इनमें कहा गया कि यूपी की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसक तरीके से कार्रवाई की। 6 महीने तक चली इस कार्रवाई के दौरान यूपी पुलिस ने कथित तौर पर 22 प्रदर्शनकारियों को मार डाला।
ये सीधे तौर पर इस जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें लिखा गया कि 22 प्रदर्शनकारियों को मार डाला यूपी पुलिस ने, कम से कम 117 को प्रताड़ित किया गया और 307 को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया। यानी 307 लोगों को हिरासत में लिया गया, 117 लोगों को प्रताड़ित किया गया, 22 लोगों को मार डाला गया, यह साफ तौर पर कहना है। दवायर की ग्राउंड रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे नाबालिगों को और सबसे गरीब लोगों को पुलिस द्वारा कथित रूप से पीटा गया। आपराधिक शिकायत में यह भी तर्क दिया गया है कि सीएम और गृह मंत्री के रूप में यूपी के राज्य में पुलिस आचरण पर अंतिम कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में आदित्यनाथ भी कथित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने में विफल रहे। वकीलों ने यह भी आरोप लगाया है कि इन अपराधों को संबोधित करने के लिए घरेलू रास्ते असफल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रास्ते के साथ साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूएन मानवाधिकार संघियों के व्यक्तित्व शिकायत तंत्र को स्वीकार नहीं किया है और ना ही इसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में के रोम संविधि पुष्टि की है। यूपी के अधिकारियों ने अब तक इन उल्लंघनों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए पीड़ितों के परिवारों, मानवाधिकार समूहों, घरेलू अदालतों और संयुक्त राष्ट्र के जनादेश धारकों द्वारा कॉल की अनदेखी की है। यानी कई बार इन लोगों को बुलाया गया लेकिन यूपी के अधिकारी नहीं आए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने 2021 में आरोपों की जांच शुरू की। इसमें कहा गया है कि स्विस अधिकारियों द्वारा जांच की शुरुआत कथित अपराधों की गंभीरता की अधिकारिता, मान्यता और स्वीकृति के रूप में काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 के अंत में दोषी प्रदर्शनकारियों के रूप में पहचाने गए लोगों से संपत्ति के नुकसान के जो है कथित नुकसान की वसूली करने की धमकी भी दी थी कि हम वसूली कर लेंगे। आपने देखा था, यह भी बयान में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदर्शनकारियों को भेजे गए पहले नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा था। जो नोटिस भेजा गया था उस पर कार्रवाई ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। तो गैरनिका 37 चैंबर्स में ने इससे पहले 2017 और 2021 के बीच राज्य के पुलिस बलों द्वारा कथित रूप से अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं में उनकी भूमिका के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों की मांग करते हुए संयुक्त राज्य सरकार के साथ एक औपचारिक प्रस्तुतिकरण दायर किया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो केस दर्ज किया गया है ये वकीलों द्वारा है और वकीलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, जिस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा था सीए के प्रोटेस्ट के दौरान ये सब कुछ किया गया, ये बिल्कुल बेहद ही निहायत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो चीजें अपनाई गई वो गलत थी, ये साफ तौर पर कहना है। और मुस्लिम मिलर ने तो बाकायदे ट्वीट करके घटनाक्रम बताया। दवायर ने भी इस घटनाक्रम को बाकायदे तरजीह दी और बताया स्विट्जरलैंड में ये सब चीजें की गई हैं। यानी मानवाधिकारी कुछ वकील आए हैं, वो उन सब ने मिलकर एक पत्र तैयार किया। उस पत्र में शिकायत की गई है योगी आदित्यनाथ पर कि योगी आदित्यनाथ ने 22 लोगों की हत्या करवा दी है, 117 लोगों को टॉर्चर किया गया है, उनके आदेश पर यह सब कुछ किया गया। देखिए बाकायदे मुस्लिम ने लिखा स्विट्जरलैंड क्रिमिनल केस फिल्ड, यानी क्रिमिनल केस फिल्ड हुआ है अगेंस्ट उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो सीएम है वहां के, किलिंग 22 यानी 22 लोगों की मौत, सीए प्रोटेस्टर्स जो सीए प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड टॉर्चरिंग 117 यानी 117 लोगों को जो टॉर्चर किया गया। इसमें 300 कुछ लोगों का जिक्र है जिनके खिलाफ जो है मतलब जिनको हिरासत में लिया गया था, वो भी जिक्र किया गया है। तो फिलहाल अब ये केस आगे बढ़ेगा, क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इससे योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।